श्रीनगर शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वज़ीर आज़म ने किया अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह। मुज़र सेहत गोश्त के ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना बाकी है, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की भूख हड़ताल जारी। और सालाना अमरनाथ यात्रा के बाद छोटा अमरनाथ यात्रा आज मुकम्मल हुई। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस नए वंदे भारत ट्रेन की बदौलत कटरा तक जायरीन की रसाई में मजीद आसानी पैदा होगी और कटरा की मकामी मईशत को भी मजीद तकवीत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने इस नई वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा बिलखुसूस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खासा मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में कश्मीर आने वाली पहली मालगाड़ी का भी हवाला दिया जो कल पंजाब से अनंतनाग पहुंच गई थी। इधर मरकजी वज़ीर ममलूकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है और अवामी मसाइल के हल के लिए ज़मीनी सतह पर अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। मौसूफ ने मजीद कहा कि आज वज़ीर आज़म के हाथों चौथी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया गया जबकि खित्ते में 1300 करोड़ रुपए से जायद मालियत के रेलवे मंसूबों पर काम जारी है। अब एक और मौजू। करगिल में लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुश्तरका तौर पर कल 9 अगस्त से 3 रोजा भूख हड़ताल शुरू की गई है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक ये भूख हड़ताल करगिल की हुसैनी पार्क में जारी है और इसमें शिरकत करने वाले दोनों जमातों के ज़म्मा ने अपने हाथों में जो बैनर और प्लेकार्ड उठा रखे हैं उन पर रकम है, हमारा मुस्तकबिल तभी तामीर होगा जब लद्दाख ही लद्दाख पर हुकूमत करेगा। वाज़ेह है कि भूख हड़ताल लद्दाख खित्ते के लोगों की मुख्तलिफ मांगों के लिए की जा रही है जिनमें बतौर खास लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाना और लद्दाख में नौजवानों के लिए फिलफौर नौकरियों का इंतजाम किया जाना शामिल है। हमने अभी कुछ वक्त पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई से बात की और पूछा कि 4 साल पहले आपने अपनी मुहिम जहां से शुरू की थी यानी हड़ताल और एहतजाज, आप फिर वहीं आके रुके हैं, ऐसा क्यों? जैसा कि आप जानते हैं 2021 के बाद उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी थी कि लेह और करगिल के डिफरेंट वॉइसेस हैं, डिफरेंट डिमांड्स हैं। हम तो इनके जो भी डिमांड से फुलफिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका अगर एक वॉइस हो, एक ही डिमांड हो, तो उसी बेस पे करगिल और लेह के एपेक्स और केडीए ने 4 पॉइंट एजेंडा बना के 4 पॉइंट जिसमें स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, पीएससी, लद्दाख केडर, फिर इसके बाद आपका सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट, ये 4 डिमांड्स बना के ज्वाइंटली साइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी। इसके बाद से कई राउंड के टॉक्स हमारा चलता रहा, डिले हुआ फिर चला, फिर डिले हुआ फिर चला। तो उसमें जो हमारे लास्ट डिमांड था जिसमें सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट, उसके बारे में इन्होंने कहा कि पूरी इंडिया में डिलिमिटेशन पार्लियामेंट ने फिक्स कर दी है अप टू 2026। इसके बाद आपके इस डिमांड को कंसिडर किया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, चलिए ये हम मान लेते हैं। तो दूसरा इश्यू था हमारा रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, फिर इसके बाद आपको डोमिसाइल, फिर इसके बाद आपको पीएससी, फिर इसके बाद लद्दाख के। तो उसमें हमारा फाइनली इतने राउंड टास्क के बाद उसमें डिसाइड ये हुआ कि अभी 2019 के बाद 2034 तक कोई डोमिसाइल नहीं दे देंगे। 2034 के बाद ही कोई डोमिसाइल इशू होगा 15 साल। लेकिन हमने कहा 15 साल हमारे लिए काफी नहीं, हम 30 साल चाहते हैं। तो अगर 30 साल हो गए 34 के बाद फिर 15 दे देंगे, दैट मीन्स 49 तक कोई डोमिसाइल इशू नहीं होगा, जिस पे इन्होंने एग्री किया कि हम 30 साल भी कंसिडर करेंगे। उसमें रिजर्वेशंस में 80% फॉर ट्राइबल्स,
4% for ALC, 1% for SC, 10% for EWS of Ladakhis. That means 95% seats are reserved for Ladakhis, and the remaining 5% is for the domicile holder of Ladakhi. तो वो नोटिफिकेशंस भी निकल चुके हैं जिसमें गेस्टेड नॉन गेस्टेड दोनों का इन्होंने रिक्रूटमेंट इमीडिएटली विद इन नो टाइम स्टार्ट करने के बाद इन्होंने की थी। फिर इसमें उसी मीटिंग में हमारा फाइनल हुआ कि अलग से पीएससी लद्दाख पीएससी पे हम बात करेंगे और लद्दाख केडर पे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस मीटिंग में फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि हम जो मेजर हमारे डिमांड से स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल पे नेक्स्ट मीटिंग में विद इन मंथ हम मीटिंग करेंगे। वो नेक्स्ट मीटिंग और वो मंथ अभी तक नहीं आया, 3 महीना हुआ। तो अभी मजबूर होके हमने ये 3 दिन का अनशन ज्वाइंटली केडी और एपेक्स की तरफ से स्टार्ट की है। और अभी आप शायद सुन रहे होंगे हमारे एपेक्स के चेयरमैन दुर्जे साहब अभी पहुंचे हैं, सोनम वांगचुक जी भी अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, एपेक्स के बाकी लीडर्स भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनके वॉलंटियर्स भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो हमें मजबूर किया कि ये धरना और भूख हड़ताल करने पे, इसके बाद भी अगर नहीं सुना तो शायद इसके बाद ये इससे अगला स्टेप जो बहुत ही हार्ड स्टेप हो सकता है, ये हमें कंपेल कर रहे हैं उस हार्ड स्टेप को उठाने के लिए। उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब ये सारी चीजें होम मिनिस्ट्री पे MHA पे है, वो कितनी जल्दी से स्टार्ट कर लेती है इससे पहले कि लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हमारे अभी भी हम पीसफुल हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम आशावादी हैं, हम पीस लविंग लोग हैं। तो हम चाहते हैं भी पीसफुली। कल को हो सकता है अगर यही हालत रही और हमें दीवार के साथ धकेलता रहा, अनसुना करता रहा, गूंगी बहरी और अंधी बनती रही, तो ये एजिटेशंस कोई दूसरा रूप ले ले। आपने खुद कहा कि जो जॉब रिजर्वेशन की बात हुई है, जॉब्स को लेकर इन्होंने आपको एश्योरेंस दी थी कि जॉब्स हम रिजर्व रखेंगे लद्दाख के लोगों के लिए, उसके बाद 5% जो है वो बाकी जो डोमिसाइल वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा। जब जॉब्स को लेकर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, आप क्या उम्मीद लिए बैठे हैं कि क्या वाकई स्टेटहुड को लेकर कोई पेशरफ्त हो सकती है जानकारी? यही एक चीज से मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला खुद ही नोटिफाई कर लेते हैं, खुद ही मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल लेते हैं, कहते हैं विद इन नो टाइम हम आपके गेस्टेड नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट हम स्टार्ट करेंगे एज पर द रिजर्वेशन। और अभी तक नहीं हो रहा, इसलिए हमारे लोगों का सब्र का पैमाना, पेशेंस की जो लेवल है वो तकरीबन अब खत्म होने जा रही है। तो इससे पहले कि कुछ हो जाए, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था लास्ट हमारे मई के मीटिंग में कि आपके स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पर हम बात करेंगे, वो इमीडिएटली स्टार्ट हो। हम अभी भी आशावादी हैं। कल से आपने स्टार्ट किया अनशन, क्या कल से लेकर अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी तरफ कदम बढ़ाया गया है? जो लद्दाख का इंतजामिया है, कोई कदम बढ़ाया गया है? कांटेक्ट नहीं है अभी तक, हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई पैगाम अभी तक नहीं है। ये थे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई। समय जम्मू कश्मीर में गले सड़े और गैर मेयारी गोश्त की फरोख्त के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां तेजतर हो गई हैं। आज सुबह फूड सेफ्टी टीम ने श्रीनगर के नवाही इलाके HMT में भारी मिकदार में मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके बादशाह इसे जाया कर दिया। महकमे के एक अफसर के बकौल मुआयने के दौरान पाया गया गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मौजू नहीं था। यह कार्रवाई एक वसी मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद गैर मेयारी और मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त को रोकना है। वाज़ेह है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान वादी और जम्मू के कई जिलों में इसी नौयत की बड़ी जब्तियां सामने आई हैं। फूड सेफ्टी महकमे ने आवाम से अपील की है कि खरीदारी से पहले गोश्त और दीगर अशियाई खुर्दनोश के मेयार और मियाद दोनों को चेक किया जाए। इधर जम्मू में आज फूड सेफ्टी महकमे और लीगल मेट्रोलॉजी महकमे की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 2700 किलो की मुजरे सेहत मछलियां और मुर्ग बरामद किए गए। इस कार्रवाई के तहत 3 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जब्त शुदा मछलियां और मुर्ग बाद में जाया किए गए। इसी दौरान मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसा गोश्त इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें जो गोश्त गैर मेयारी हो और जिसके बारे में उन्हें कोई भी शक हो। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें इंतजामिया से ऐसे ताजरों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई का इंतजार है वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अशफाक साहब, बुनियादी तौर पर यह मसला इंतहाई हसास और इंतहाई संगीन नौइयत का है।
اور اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اصل میں انسانیت کے جو لوگ دشمن ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. انسانوں کا انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کی عادت ہے اور وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں نے تقریباً 4 سال پہلے میرے پاس ایک رپورٹ آئی تھی موموز کے حوالے سے. یہ لوگ ناقص اور بالکل حرام گوشت اور ناکارہ گوشت استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بعد لوگوں نے تھوڑا سا اجتناب کیا تھا لیکن اس کا زیادہ اثر نہیں پڑا. اور اب جب کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ آپ نے دیکھا کہ لوگ بالکل متحرک ہو گئے اور محکمہ پور کے افسران بھی متحرک ہو گئے. تو انہوں نے ہزاروں یعنی کلو کے گوشت کو برآمد کیا جو ناکارہ تھا، وہ سیدھا تھا اور ڈیکمپوز تھا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹروں سے اس سلسلے میں مشاورت کی اور انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ایک تو اس گوشت کے بارے میں یہ مشکوک ہے، یہ شرعی نقطہ نگاہ ہے کہ یہ مشکوک ہے اور اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس جانور کا ہے، کتے کا ہے، گدھے کا ہے، کسی اور وحشی جانور کا ہے. اور اس کے مارنے والے، اس کو ذبح کرنے والے کون لوگ ہیں، یہ بھی ایک معمہ ہے. اور یہ اس کا سورس کیا ہے یہ بھی ایک معمہ ہے، کہاں سے آتا ہے، کون اس کو سپلائی کرتا ہے. اور یہ چین ہے، یہ ریکٹ ہے بڑا زبردست. اور یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کے حرام اور حلال کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جس کے بعد مجھے ایک شرعی حکم جاری کرنا پڑا کہ جس میں نے کہا کہ آپ اس گوشت کو کسی بھی صورت میں استعمال نہ کریں اور بلکہ اس کو ضائع کریں. اور میں نے گورنمنٹ سے اس وقت یہ کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف پی ایس اے کے تحت، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اور ابھی تک ہم انتظار میں ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری فیکٹریز کو انہوں نے وہاں سے انہوں نے یہ گوشت برآمد کیا ہے، لیکن کارروائی ہنوز مطلوب ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ پبلک سیفٹی ایکٹ پہ ایف آئی آر باضابطہ ہو، اور گورنمنٹ سے ہمیں یہی توقع ہے کہ وہ اس میں انسانی زندگیوں کی خاطر اس مسئلے کو سنجیدہ لے جائے. اور دوسرے بھی مسائل ہیں، وہ یعنی ملاوٹ کے اجناس بہت سارے سری نگر میں پائے جاتے ہیں، دوسرے جو ہم اس معقولات ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، مسالہ جات ہے، ادویات ہے. اور اب اس میں اس گوشت کے بارے میں ڈاکٹروں سے جب میں نے مشاورت کی تو اس میں ایک تو اووری کا مسئلہ بن جاتا ہے لیڈیز کے لیے، جو ہماری جوان سالہ خواتین ہیں ان میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے، انفرٹیلٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور جو ہمارے میل ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، یا تو وہ کینسر جیسے مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پروسٹیٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یا پھر دوسری قسم کی بیماریاں، جنس کی بیماریاں ان میں جس میں امپورٹنس ہے وہ بھی ان میں پائی جاتی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے. کباب، ٹکے جن کو ہم کشمیری میں سک کہتے ہیں، ان کا کھانا بالکل بند کیا جائے. اگر آپ کو کھانا ہی ہے آپ اپنے کسی کسائی سے گوشت لے لیجئے، اپنے گھر میں بنوا لیجئے، اور ایک آپ کو حلال حرام کا پتہ چلے گا کہ یہ آپ حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ شکوک میں کسی مسئلے کے بارے میں پڑ جائیں گے کہ یہ شک آپ کو ہو جائے گا کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے، تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں، اس سے دور ہو جائیں اور اس کو استعمال میں نہ لائیں. میں عوام سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شرعی حکم صادر کیا جا چکا ہے اس پہ وہ سختی سے عمل کریں، اور ان لوگوں سے اجتناب، بلکہ خود بھی دیکھیں اگر کہیں ان کو شک پیدا ہو جائے کہ یہاں بوسیدہ اور خراب گوشت بک رہا ہے، خراب مرغے بک رہے ہیں، مردہ جانور بک رہے ہیں، یا مردہ جانوروں کو بیچا جا رہا ہے،
تو پھر وہ انتظامیہ سے رابطہ قائم کر لے، بلکہ لوگوں کو خود اب متحرک ہونا چاہیے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ محلہ کمیٹیوں کو بھی اس سلسلے میں متحرک ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مضر صحت گوشت کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف PSA نافذ کیا جائے، بات کر رہے تھے مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام۔ شہربین جات DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ سمن سالانہ امرناتھ یاترا جو کہ 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی، کل 9 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پہ اختتام کو پہنچی۔ اسی دوران آج چھوٹا امرناتھ یاترا جو کل شروع ہوئی تھی 9 اگست کو، آج 10 اگست کو مکمل ہوئی۔ 2 روز تک جاری رہنے والی اس یاترا کے بارے میں ایک دلچسپ رپورٹ کے ساتھ بانڈی پورہ سے انجم فردوس۔ چھوٹا امرناتھ جی یاترا بانڈی پورہ آج نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پذیر ہوئی۔ اس سال چھوٹا امرناتھ یاترا پر جانے والے یاتریوں میں کل 70 یاتریوں کو پوتر یاترا پر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چب نے SSP بانڈی پورہ ہرمیت سنگھ مہتا کے ہمراہ کل چھوٹا امرناتھ یاترا پر جانے والے یاتریوں کے قافلے کو روانہ کیا تھا۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے یاتری، جن میں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے کشمیری پنڈت بھی شامل تھے، نے شرکت کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 15 کلومیٹر یہ طویل یاترا صبح شاردا مندر کلوسا بانڈی پورہ سے شروع ہوئی، جہاں شرداروں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، جنہوں نے یاتریوں کو بڑی ہی عقیدت کے ساتھ روانہ کیا۔ یاترا سے قبل رات بھر کلوسا کے شاردا مندر میں کیرتن، بھجن اور خصوصی پوجائیں کی گئیں۔ یاتریوں کو شمتھن کے گھنے جنگلات سے ہوتے ہوئے چھوٹا امرناتھ تک پہنچنا تھا۔ شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک کشمیری پنڈت خاتون نے کہا کہ وہ پہلی بار اس یاترا میں شریک ہو رہی ہیں۔ میری دلی تمنا تھی کہ میں ایک بار زندگی میں چھوٹا امرناتھ کے درشن کراؤں۔ آج مجھے یاترا پر جاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ چھوٹا امرناتھ یاترا میں ایک مقدس غار کی زیارت بھی شامل ہے، جسے ارن درد پورہ بانڈی پورہ میں بھگوان شیو کی عبادت گاہ مانا جاتا ہے۔ شہربین کے نمائندے از خود پوتر غار میں گئے، جہاں پہنچنے کے لیے پیٹ کے بل ایک چھوٹے سے تنگ راستے سے ہوتے ہوئے جانا ہے۔ لگ بھگ 10 میٹر کے بعد ایک کھلا کمرہ سا موجود ہے، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بھگوان شیو جی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کمرے نما غار میں اوپر سے ایک ایک بوند پانی بھی ٹپکتا ہے، جو بعد میں شیو لنگم کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چب نے کہا کہ یاترا کے لیے مناسب سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور تمام ضروری تیاریاں پہلے سے ہی مکمل کی گئی تھیں۔ انہوں نے کشمیری پنڈت برادری کو اس موقع پر مبارکباد پیش کی۔ یاترا کی دیکھ ریکھ کرنے والے اپیندر کول نے تمام لوگوں کا، خاص کر ارن کے مقامی لوگوں کا اور پولیس اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے یاترا کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے مکمل تیاریاں کی تھیں، جس سے شردالوں کو کسی بھی قسم کی کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 2 روز تک جاری رہنے والی چھوٹا امرناتھ یاترا، انجم فردوس کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کی ہدایت پر کل 9 اگست کو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رتنی پورہ پلوامہ میں نئی تعلیمی پالیسی کے تحت ایک میگا PTM کا انعقاد کیا گیا، جس میں متعلقہ کلسٹر کے تمام اساتذہ اور طلاب نے شرکت کی۔ تقریب میں DTC ممبر پلوامہ عبدالقیوم میر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر تحصیلدار کاکاپورہ ثاقب رشید، DEPO پلوامہ ZDO کاکپورہ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رتنی پورہ پلوامہ کے پرنسپل بھی موجود تھے۔ سمن بڑگام ضلع کی مختلف تحصیلوں میں آبادی کا ایک بڑا حصہ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث عاجز آ چکا ہے۔ متاثرہ آبادی کا کہنا ہے کہ محکمہ R&B اور PMGSY کی طرف سے انہیں اب تک کئی بار یقین دلایا گیا کہ ان سڑکوں کی مرمت اور تجدید کا کام عنقریب شروع ہونے والا ہے، لیکن ایسی یقین دہانیاں ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں بڑگام سے یونس پرے کی اطلاع ہے کہ ضلع کی کھاگ، چاڈورہ اور خانصاب تحصیلوں میں لگ بھگ 1.5 درجن سڑکیں متعلقہ محکموں کی توجہ کی منتظر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے 2-3 سڑکوں کی مرمت و تجدید کا کام اگرچہ پچھلے سال انجام دیا گیا، البتہ سال بھر میں ہی ان پر بچھایا گیا میکڈم اکھڑ چکا ہے، جو کام کے معیار کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ یونس پرے۔ ہر سال ضلع بڑگام میں سڑکوں کی تعمیر و تجدید کی خاطر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہ اس سڑکوں کی خستحالی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کا دعویٰ اگرچہ سرکار کی جانب سے بار بار کیا جاتا ہے، تاہم ضلع میں ابھی بھی متعدد سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔
तफसीलात के मुताबिक जिला हेडक्वार्टर से दूर 19 किलोमीटर वाक़ा हरदुमलपुरा सेरहार की आबादी सड़क की खस्ताहाली को लेकर जबरदस्त परेशान है। लोगों ने अगरचे सड़क की तामीर कराने का मुतालबा कई बार किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई और R&B महकमा सड़क की हालत बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि मज़कूरा सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है और पिछले कई बरसों से राब्ता सड़क पर तजदीद व मरम्मत और मैकडम बिछाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बकौल लोग अगरचे इंतजामिया ने गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान सब डिवीजन बीरवा के कई इलाकों में सड़कों की खस्ताहाली को दूर करने के इक़दाम किए गए हैं, लेकिन न जाने सेरहार हरदुमलपुरा सड़क की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों ने मजीद कहा कि इलाके को R&B डिवीजन खाग के साथ जोड़ दिया गया है और खाग AEE ऑफिस के एहलकार मज़कूरा इलाकों की तरफ आने जाने की जहमत भी गवारा नहीं करते और यहाँ तक कि AEE खाग की गफलत शहरी की वजह से मज़कूरा इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है। इधर खाग इलाके के ही पोशकर कांधामा सड़क, खाग से पोशकर बामरादा अबूरा सड़क और दालवाश मालवा की हालत भी खराब हो चुकी है। जहां एक तरफ पोशकर पालपुरा सड़क और शारन त्रापई तंग नजर आ रही है, वही मकामी आबादी के जरिए से ही सड़क के इर्द गिर्द गोबर, पत्थर और बोल्डर्स बाज भी जमा रखने की वजह से न सिर्फ गाड़ियों को बल्कि आम लोगों को भी चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही है। उधर सब डिवीजन चाडोरा के सुरस्यार, डाडमपुरा, नवहार, बनहार सड़क की हालत भी इंतहाई खराब है। जिला हेडक्वार्टर से दूर 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा हांजूरा से जनवार जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार है। लोगों के मुताबिक सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसके बाद स्कूली बच्चों के साथ साथ राहगीरों को भी चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही चाडोरा डिवीजन के ही नवपुरा से जनवार सड़क, कुतबल से जडन, कान्यूरा से शिमनाग और सराई गांव से 5 किलोमीटर सड़क की अबतर हालत से मकामी लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। मकामी आबादी के मुताबिक इस रूट पर अगरचे गुज़िश्ता माली साल के दौरान 1 किलोमीटर फासले को मैकडम किया गया, मगर महज 6 महीनों के अंदर ही सड़क की हालत पुरानी जैसी हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह महकमा R&B और जल शक्ति के दरमियान तालमेल में फुकदान बताया जाता है। इसी तरह नारबल तहसील से आरत गांव और शिवलीपुरा के बुखारी कॉलोनी के लोगों ने सरकार पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि असेंबली हल्का बड़गांव में MLA न होने की वजह से उनकी सड़कों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बकौल लोग महकमा R&B के पास कई बार जाकर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस पर लोगों ने इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया है। इसी दौरान तहसील खान साहब के आरी गांव से यगबुक सड़क, कांगरीपुरा शखनाक सड़क की हालत गुज़िश्ता कई सालों से अबतर बनी हुई है, जबकि रायसन से दीगर कई रूटों की तरफ जाने वाली सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इस सिलसिले में जिले के लोगों ने सरकार से गुजारिश की है कि वो फौरी तौर पर मज़कूरा सड़कों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करे ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बड़गाम से यूनुस पारेख की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर PDP के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने मुतालबा किया कि कंगरूसा रफियाबाद में बैंक की शाख और ATM कायम किया जाए ताकि मकामी आबादी को सहूलत मैसर हो सके। बट मोहल्ला दीवर लोलाब की सड़क पिछली कई दहाइयों से खस्ताहाली का शिकार है। मकामी आबादी के बकौल उन्होंने कई बार सड़क की खस्ता हालत के बारे में तहरीरी तौर पर और ज़बानी तौर पर मुतालिका महकमों को मुतल्लक किया, मगर उनकी शिकायत को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया गया। आबादी के मुताबिक सड़क पर बेशुमार खड्डे पड़ चुके हैं जिनमें न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पैदल चलने वालों भी हर वक्त हादसे के खदशे में मुब्तला रहते हैं। खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए यह सड़क एक आजमाइश से कम नहीं है। बट मोहल्ला दीवर के लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस साल मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों के लिए भारी फंड्स वागुजार किए जा चुके हैं, लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि इस सड़क की मरम्मत का काम भी फिलफौर शुरू किया जाए। इधर एम्प्लॉईज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर फैयाज शबनम ने रोजामा ग्रेटर कश्मीर के मुदीर आला फैयाज अहमद कल्लू के हमशीरा के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है और मरहुमा के ईसाल स्वाब के लिए दुआ की है। और अब रुख करते हैं पुलवामा जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं शबीर भट्ट और बात कर रहे हैं जिले में बादाम की फसल पर पड़ने वाली मार के ताल्लुक से। एक वक्त था जब वादी कश्मीर और बिलखुसूस जनूबी कश्मीर में खूबसूरत बादाम के बागात दिलो दिमाग को ताजगी बख्शते थे और एक अंदाजे के मुताबिक आज से 20 बरस कबल वादी में 15 से 20 हजार हेक्टेयर अराजी पर बादाम के दरख्त मौजूद थे। ताहम अब जबकि लोग हाई डेंसिटी बागात की तरफ माइल हो रहे हैं, कभी कश्मीर की मईशत को बरकरार रखने वाली बादाम की सन्नत जवाल पजीर हो रही है। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा जिला के मुतअद्दिद देहात में मौजूद मशहूर करेवाज, जिनमें मलंगपोरा, कोयल, लाजूरा, चंदगाम, चकोरा, वासुरा, अवंतीपोरा, त्राल, पारीगाम और दीगर इलाकों में
बादाम के दरख्त बड़ी तादाद में मौजूद थे, क्योंकि साइंसी एतबार से भी ये इलाके बादाम की खेती के लिए मौजून तस्वुर किए जाते थे। ताहम मुकामी काश्तकारों के मुताबिक सरकार की जानिब से इस मेवा सनत को नजरअंदाज करने की वजह से किसान अब मायूस हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार की अदम तवज्जुही और दूसरी जानिब कश्मीर में मुनासिब मार्केट न होने से किसानों को साल भर की कमाई के बाद सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं हो जाता था। जबकि जिला में अब लोगों ने बादाम के दरख्त काटकर हाई डेंसिटी सेब के बागात तैयार किए हैं, जिनसे उनकी आमदन में इजाफा भी हो रहा है। पारीगाम से ताल्लुक रखने वाले एक किसान का कहना था कि बादाम की खासियत ये थी कि इसका मेवा साल तक खराब नहीं होता था। ताहम जमाने में तब्दीली आने के साथ साथ जहां दीगर मेवाजात में हाई डेंसिटी का रुझान बढ़ गया है, वहीं हार्टिकल्चर महकमे ने बादाम के दरख्तों में हाई डेंसिटी बागात बनाने का तस्वुर ही पेश नहीं किया। बादाम के कारोबार से ताल्लुक रखने वाले जिला के कई अफराद ने इस नुमाइंदे को बताया, अगर सरकार इस सनत की शान रफ्ता बहाल करना चाहती है तो फिर नए बागात को बनाने के लिए सरकारी स्कीमों का फायदा किसानों को मिलना चाहिए। पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में कुलगाम से फारूक राथर की इतला के ठंड खट्टा जजी मर्ग में वाटर सप्लाई स्कीम का काम कई साल पहले शुरू किया गया, जिसके तहत नमलन के नजदीक फिल्ट्रेशन प्लांट और एसआर तामीर किया गया और नंदी मर्ग, लंगखोल, जाबपुरा, अड़पुरा और डारपुरा जैसे देहात में पाइपलाइनें भी बिछाई गई, लेकिन लाखों रुपया खर्च होने के बावजूद स्कीम आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। मुतल्लिका आबादी का मुतालबा है कि स्कीम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।